चलिए फिजिक्स, लास्ट क्या लिख रहे थे फिजिक्स में? भौतिक राशियों की विमाएं तक लिख लिया था, नहीं जो हम समझ रहे थे। फॉर्मेटिंग कहाँ तक करी थी? शायद से हम यूनिट्स लिख रहे थे मिसलेनियस में, है ना? उसमें कुछ और जोड़िए। 1 मील इज इक्वल्स टू, लिखा है 1 मील में कितने किलोमीटर्स होते हैं? कहाँ पे चलोगे? और समुद्र में चल दिए तो नॉटिकल मील। ये कितना होता है? समुद्र की गहराई नापी जाती है फैदम में। 1 फैदम में कितना क्या होता है? 6 फीट, है ना? अगला लिखिए। वन क्विंटल लिखा है। 1 क्विंटल, ये सबको पता होगा। कुंटल बोल देते हो जो, है ना, वो क्विंटल है, ऐसा लिखना, कुंटल मत लिख देना। 1 क्विंटल क्या 100 किलोग्राम लिख लीजिए। 100 kgs 100 किलोग्राम। नेक्स्ट 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन। एक 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट 1 लीप वर्ष, 1 लीप ईयर सुना है? हाँ बताइए। 366 दिन। क्यों हो जाते हैं 366 दिन? फरवरी 29 की हो जाती है। और जिसका बर्थडे 29 को आता होगा, सोचो वो क्या करता होगा। 4 साल में एक बार आता है। 1 लीप ईयर इज इक्वल्स टू 366 डेज, 366 डेज, 366 दिन। ब्रैकेट में लिख लीजिए, फरवरी में 29 दिन ना? अगला लिखिए 1 चंद्रमास, चंद्रमास। इसमें लिखिए 4 सप्ताह, 4 वीक्स, 4 सप्ताह या 28 दिन लगभग। सुना होगा ना, चंद्रमा की जो स्थिति, पोजीशन बदलती है, जो आपने पूर्णिमा और अमावस्या जो देखा होगा, कभी भी ऐसा एग्जैक्ट 15 दिन में नहीं आता, कभी कभी हो जाता है जब वो पीछे खिसक जाते हैं, मंथ जब ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। चतुर्दशी, पूर्णिमा, ऐसे कुछ 14 दिन में, मतलब 28 दिन में वो सर्कल कंप्लीट कर लेता है अमावस्या और पूर्णिमा वाला, है ना? वही लिखा हुआ है चंद्रमास, मतलब चंद्रमा का महीना जो 1 महीने में कंप्लीट हो जाता है अपने पथ पर या अपनी दूरी पर। अगला लिखिए 1 सौर मास, सोलर मंथ, सौर मास 30 दिन या 31 दिन, जिसे हम मंथ कहते हैं अपना ना। नॉर्मली जो हमारा महीना कंप्लीट होता है 30 या 31 दिन में होता है सारे महीने, है ना? सिर्फ किसको छोड़कर, फरवरी कितने दिन में होता है? या 29 दिन में। लिखिए 1 सौर मास बराबर 30 दिन या 31 दिन। 1 सौर मास बराबर 30 या 31 दिन। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, फरवरी में 28 या 29 दिन। अपना जो मंत्र रहता है, पृथ्वी सूर्य के जितना एक बार चक्कर लगा लेती है, सॉरी 24 घंटे में नहीं, सौर मास नहीं, मतलब पृथ्वी जो अपना समझ लो सूर्य की जो पोजीशन होती है ना, अब जब इंडिया पढ़ो, इंडिया में शुरू हो गया क्या?
वो उसमें जब सौरमंडल पढ़ोगे ना तब पढ़ोगे, कॉस्मिक ईयर पढ़ोगे, सूर्य की जो स्थिति होती है वो जो गोल गोल घूमता है ना अपनी धुरी पर, वो लगभग इतना होता है, लगभग। जब आप सूर्य की पोजीशन देखोगे ना, सिंपल अभी ये समझो, क्योंकि वो पोजीशन वो क्लियर कर पाना, पूरा अर्थ बनाना पड़ेगा मुझे, सोलर बनाना पड़ेगा, फिर चंद्रमा बनाना पड़ेगा, फिर वो रोटेशन करना पड़ेगा, फिर फिजिक्स आपका ख़त्म हो जाएगा। हाँ, कि या तो फिर कल बता दूँगी अभी, क्योंकि अभी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वीडियो चलता है ना, मैं बता दूँगी, कल बता दूँगी या फिर शुरुआत में, है ना। इसको नेक्स्ट लिखिए, 30 दिन या 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन। स्टार्टिंग में याद दिलाना सुबह कल, ठीक है, सबसे पहले जब वो नहीं रहता, वीडियो नहीं ऑन रहता। क्या लिखा? सौर मास 30 दिन या 31 दिन। अगला लिखिए, एक खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। खगोलीय संरचनाओं की दूरी नापने के लिए खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय संरचनाएं मतलब ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें हैं वह कितनी कौन सी दूरी पर हैं, इसको नापने के लिए खगोलीय इकाई यूज़ किया जाता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, 1.495 गुणा 10⁻11 मीटर। सोचो किलोमीटर में कन्वर्ट करना कितना आएगा, कैसे करोगे कन्वर्ट बताओ। एक 1000 से भाग दे देंगे तो भाग देने पर क्या हो जाता है, घातें जुड़ती हैं, घटती हैं, घट जाती हैं। सीधा सीधा यहाँ क्या आ जाएगा, यदि इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी ना, और ये हो जाएगा क्या, किलोमीटर। ये भी आपसे पूछ सकता है। और सेंटीमीटर पूछ ले तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे, 13 हो जाएगा वो। नहीं समझ में आया? आ गया? सही सही बताओ, आ गया ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, या हम क्या लिख दें 10⁻3। ये छोटी यूनिट है और ये बड़ी यूनिट है, इसलिए हमने 10⁻11 से 3 घटा दिया तो ये किलोमीटर में आ गया, है ना, 8 आ गया। ऐसे ही सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, इसलिए इसको ऐड कर देंगे, यहाँ 13 आ जाएगा, उस तरफ का वही रहेगा, है ना। खगोलीय इकाई, पीछे सबसे पीछे कहीं कॉपी में 5-5 मिसलिनियस बनाओ और उसको याद करते जाएंगे। सबसे पीछे एक टैली बनाओ, एक तरफ लिखना मापक यंत्र, मापक यंत्र, और एक तरफ लिखना अनुप्रयोग, मापक यंत्र और अनुप्रयोग। एक कॉलम में लिखेंगे मापक यंत्र और एक तरफ लिखेंगे अनुप्रयोग। रोज 5-5 करेंगे, इसको याद करते जाएंगे, है ना। पहला लिखना ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर। जो चीज़ लिख के बताना है तो आप बता दीजिएगा। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने में, ध्वनि की तीव्रता, फ्रीक्वेंसी नापने में। क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है यदि बदल दे कि ऑडियोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, चीज़ वही है, बस 2 टाइप से आंसर पूछ सकता है, तो ये अपन को अभी याद करना है। ऑडियोमीटर क्या हो गया, ध्वनि की तीव्रता के लिए। और थोड़ा सा कोड वर्ड से भी याद रखना, ऑडियो है मतलब कान से संबंधित होगा, सुनने से संबंधित होगा, और सुनाई क्या देती है, ध्वनि। ठीक है, अगला लिखिएगा ओडोमीटर, ओडो, ऐसा ओडोमीटर। देखा है, नहीं देखा? किस किसने नहीं देखा?
अक्षय नहीं देखा? ओडोमीटर। गाड़ी चलाई है, उसमें जो गोल गोल लगा होता है, कितना आप चल लिए, टोटल बताता है ना कि कितनी दूरी हम तय कर चुके हैं। गोल भी होता है, ऐसा भी होता है कार वार में, और शायद बाइक में भी होता होगा, कितना चल लिया। हाँ, वही नंबर ना कि कितनी दूरी हमने तय कर ली। ठीक है, बता देते हैं ना लड़के लोग कि कितना हो गया चल के, वही होता है ओडोमीटर, उसी को देख के बताते हैं। वाहन द्वारा तय की गई दूरी, देखो ये होता है हमारे साथ, इसी को कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि आसपास की चीज़ें, वो एक कौन सी कहावत है? हाँ, वही ओडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। नेक्स्ट लिखिएगा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में, ऊंचाई मापने में, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में। अगला लिखिए ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर पौधों की वृद्धि नापने में, पौधों की वृद्धि, कोई पौधा छोटे से कितना बड़ा हो रहा है या कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? ऑक्सेनोमीटर। और लास्ट लिख लीजिएगा लक्स मीटर। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने में, प्रकाश की तीव्रता, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, 5 अभी, 5 फिर कल, देन बहुत बड़ी टैली है ये, अभी इसको 5-5 करके याद करते हैं। चलो बताओ, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, टोटल कितना चलिए। नेक्स्ट है अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में, ऑक्सेनोमीटर पौधों की वृद्धि के लिए, और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, प्रकाश की तीव्रता, लक्स पौधों की वृद्धि और ऊंचाई, ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोमीटर प्रकाश की तीव्रता, लक्स मीटर पौधों की वृद्धि, प्रकाश की तीव्रता, ऊंचाई, अल्टीमीटर, ओडोमीटर। एक बार देखो फिर से पूछती हूँ। हो गया? लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, ऑक्सेनोमीटर ऑडोमीटर, ऑडियोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ऊंचाई, पौधों की वृद्धि, प्रकाश की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ऊंचाई, पौधों की वृद्धि, ऑक्सेनोमीटर प्रकाश की तीव्रता। अब आ जाइए अपना फिजिक्स।
आज हमें पढ़ना है पूरक राशियाँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, है ना। अब देखिए थोड़ा सा बेसिक इस पे जाते हैं। हुआ क्या, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मूल राशियों की संख्या 7, इसलिए मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी है 7। या तो मैं यहाँ मूल मात्रक लिख दूँ या तो क्या लिख दूँ, मूल राशि। वही है, मूल राशि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, मूल मात्रक। तो जो मूल राशियाँ होंगी उनकी संख्या कितनी है 7। ये कहाँ तय हुआ, फ्रांस के सेवरेस पर। और क्यों तय हुआ, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा था, कहीं पे FPS चल रहा था, कहीं पे CGS चल रहा था, कहीं पे MKS चल रहा था, पता ही नहीं चल पा रहा था और चीज़ों में बहुत दिक्कत हो रही थी। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ऐसी यूनिट नहीं थी जो सबको एक सा मेज़र करके बता सके, है ना। तो इंटरनेशनल लेवल पर एक समिट होती है, कहाँ पे, फ्रांस में। और फिर वहाँ पे डिसाइड किया गया कि कुछ ऐसी राशियाँ हैं जो कहाँ चलेंगी, सारी जगह पे एक सी चलेंगी, उनको हम डिसाइड करते हैं। और डिसाइड हुआ क्या कि ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ टोटल कितनी है 7, है ना। तो और ये कौन कौन सी हैं आपको पता है, बताइए। लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, नेक्स्ट समय, टाइम, और विद्युत धारा, करंट, तापमान, धारा दोगे ताप लगेगा, टेम्परेचर कितनी हो गई 5, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक मेहमान पदार्थ की मात्रा। जब ये देखा गया कि ये 7 है, और ये कहाँ देखा गया बताओ, इंटरनेशनल लेवल पर देखा गया ना। ये बता दिया गया कि जितनी भी राशियां हैं वो सब इन्हीं 7 से बनकर आई हैं, है ना। और मूल राशियों की संख्या केवल कितनी है 7, बाकी सब जो हैं वो डेराइव्ड कहलाएंगी, क्योंकि वो कहाँ से डेराइव होकर आएंगी, इन्हीं से, फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव होकर आएंगी, या उत्पन्न होकर आएंगी, या इन्हीं पर डिपेंड करेंगी। इनके एक्सप्लेनेशन के लिए किसकी ज़रूरत होगी, मूल राशियों की ज़रूरत होगी, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। उनकी कोई संख्या नहीं बता सकते, वो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन मूल राशियाँ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ टोटल कितनी हैं 7। और ये तय किया गया था इंटरनेशनल लेवल पर। अब क्या हुआ कि जब देखा गया, समय आता गया और देखा गया कि मूल राशियों की संख्या जो हम 7 बता रहे हैं उसमें से तो 2 रह ही गई, है ना। और जो 2 रह गई, अब क्या करें, क्योंकि घोषणा तो हो चुकी थी, क्या हो चुकी थी कि मूल राशियों की संख्या कितनी है 7। और ये गलती कब हुई थी, इंटरनेशनल लेवल पर हुई थी। तो उसको तो थोड़ा सा मतलब सबको बताना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है कि हमने बता दिया कि 7 मूल राशियाँ, इनके अलावा कोई नहीं है। तो अब क्या किया गया कि फिर डिसाइड किया गया, क्योंकि ये भी 2 राशियाँ ऐसी थी जो मूल राशियों के जैसे ही थी, है ना, या मूल राशियों को क्या कर रही थी, कंप्लीट कर रही थी, इसलिए इन्हें क्या कह दिया गया, मूल राशियाँ तो डिसाइड हो गया था, सब में खबर फैल गई थी। अच्छा, और लोगों को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है ना, चीज़ों को, कि जब उसने याद कर लिया। अब सोचो आपको सिलेबस एक ऐसा हो कि आपने सिलेबस एक पूरा रट्टा मार लिया और क्विकली क्या हो जाए कि वो सिलेबस चेंज हो जाए, थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगी ना। जैसे हम लोगों के साथ, या जो भी PSC की तैयारी करता है, वो पुराने वाले सिलेबस से इतना ज़्यादा वो अटैच हो गया था कि उसको अभी भी, यदि यूनिट 1 देखो ना, यूनिट 1 यदि आप याद करोगे तो आपको दिमाग में वही आएगा, यूनिट 1 में फर्स्ट चीज़ क्या लिखी हुई है, क्योंकि वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से घुस जाती है। एक तो घुसेगी नहीं, है ना, दूसरी चीज़ यदि घुस गई तो फिर निकलेगी नहीं। और ये नया नया था, और कोई भी चीज़ यदि नई चीज़ आप समझते हो तो वो बहुत अच्छे से दिमाग में ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और कॉन्शियस में भी, दोनों में अच्छे से फीड हो जाती है। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैंने आपको इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रिक वाला टॉपिक बताया है, कुछ नया सा था, है ना, आपको दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ गया ना वो, कि इलेक्ट्रिकल्स क्यों कहते हैं और इलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं, है ना। वैसी चीज़ हुई कि पहले तो सबको पता नहीं था कि मूल राशियाँ क्या हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी हैं। हम MKS ले रहे थे, FPS ले रहे थे। चीज़ों को जब पसंद करता है ना कोई, तो उस पर ज़्यादा लोड लेता है याद करने के लिए, है ना, कि यदि आपको, वही बात है कि जैसे आपको पढ़ने में मज़ा आने लगे तो वो चीज़ आपको, वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से ध्यान रहेगा। भले थोड़ा थोड़ा भूल जाओ, लेकिन एक बार फिर पलटाओगे ना तो अच्छे से, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चीज़ बात होती है किसकी, कॉन्सेप्ट की। तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ टोटल कितनी है 7 है, और इनके अलावा जो भी हैं वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। अब ये गलती हुई थी इंटरनेशनल लेवल पर। अब क्या किया जाए, तो इन्होंने बोला गया कि चूँकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को कंप्लीट कर रही थी, ये जो 2 राशियाँ थी, इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को कंप्लीट करने वाली उन राशियों को कहा गया क्या, पूरक राशियाँ
क्योंकि ये मूल राशियों को क्या कर रही थी, पूर्ण कर रही थी या उन्हीं के जैसे थी। इन्हें कहा गया क्या, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, है ना। वैसी क्वांटिटीज़ या वैसी राशियाँ जो किसको कंप्लीट करती हैं, मूल राशियों को कंप्लीट करती हैं, और वो कितनी रह गई थी, 2। और वो कौन कौन सी हैं, तो मूल राशियों की संख्या कितनी है, पूरक राशियों की संख्या कितनी है, 2। और ये हैं कौन कौन सी, तो ये हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, समतल कोण और ठोस कोण। अब चूंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं या भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, सीधा सा एक्सप्लेनेशन बताया था ना कि फिजिकल क्वांटिटीज़ वे होती हैं जिसे हम क्या कर पाएँ, मेज़र कर पाएँ, और मेज़र करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, यूनिट होगा, और क्या होगा, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, है ना। और ये भी क्या है, एक तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं कि नहीं है, बताओ, भौतिक राशियाँ हैं कि नहीं है, है ना। और ये किसको कंप्लीट कर रही हैं, मूल राशियों को, मतलब इनकी भी कुछ ना कुछ क्या होगी, यूनिट होगी, और कुछ ना कुछ क्या भी होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी लेना पड़ेगा। तो प्लेन एंगल का यूनिट रखा गया रेडियन, अभी समझाती हूँ ये रेडियन क्या है, और सॉलिड एंगल का रखा गया स्टेरेडियन, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या है, जो मूल राशियों को कंप्लीट करें, है ना। इनकी संख्या कितनी है, 2। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरक राशियां या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की संख्या कितनी है, तो 2। कौन कौन सी हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट बताती हूँ मैं, प्लेन एंगल क्या है, रेडियन क्या है, और सॉलिड एंगल क्या है, और रेडियन क्या है ना। मिटा दूँ, हो गया। चलिए अब ये प्लेन एंगल क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। एफ क्यू लिखूंगी तो क्या समझोगे, एफ क्यू फंडामेंटल क्वांटिटीज, डी क्यू लिखा तो, और एस क्यू लिखा तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, है ना। चलिए, पूरक राशियों की संख्या कितनी है, 2। कौन कौन सी है वो, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन, और इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, है ना। अब ये प्लेन एंगल है क्या, पहला देखते हैं अपन प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल क्या चीज़ है ये देखिए, अपन को एक सर्कल बनाना है ना। अपन इस बोर्ड में एक सर्कल कंसीडर करते हैं